फ्रेंड्स, टेंथstudy.com में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में और इजी वे में। ओके, तो इस चैप्टर में आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इस चैप्टर में कुछ केमिकल के रिएक्शंस और उसकी इक्वेशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें यही है। ओके, तो इसका चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या, जिससे हमें आगे पढ़ने का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन है, फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करें उसके कुछ क्लू हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बेसिस पर अब दो हैं, फिर आती है आपकी बैलेंसिंग मेन पार्ट। ओके, फिर आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, देन चैप्टर कंप्लीट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज से, जो आपको आते हैं क्योंकि आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो फिजिकल चेंज में होता क्या? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वेट, शेप, वॉल्यूम, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। ये एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, और कोई नई चीज़ नहीं बनती है। ओके, जैसे एग्जांपल है टीयरिंग ऑफ अ पेपर, उसमें ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है। ओके, कोई नई चीज़ नहीं बन रही होती। बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसकी स्टेट चेंज होती है। समझ रहे हो? स्टेट चेंज, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। आगे है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बिल्कुल इसका उल्टा, जिसमें नई चीज़ बनती है। ओके, जिसकी रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें आयरन ऑक्साइड बनता है, रस्ट बनता है, जंग बनता है। आगे है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आगे बताऊंगी तो समझ में आएगा। अब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ी डेफिनेशन गलत हो गई है बट मैं आपको बोलूँगी तो आप कर लेना। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच 2 or more substances go under a change and produce new प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 2 सब्सटेंस हैं, ठीक है, मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इसकी अलग होगी, ठीक है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ऑल केमिकल चेंजेस आर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। सारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। कैसे? सो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डॉग्स के बार्किंग की आवाज़ आ रही है, इसे अवॉइड करिए। ठीक है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब सारे केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। इसको हम कैसे प्रूफ करें? 2 जो आपकी ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था जिन्होंने, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बना रही हैं। जब ये नया सब्सटेंस कैसे बनाएंगे? केमिकल रिएक्शन की वजह से ही नया सब्सटेंस बनाएंगे। ओके, केमिकल रिएक्शन पता चल गया, 2 सब्सटेंस को ये नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी उन दोनों से अलग होती है। अगेन, हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है बट उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हो रहा है, कि प्रूफ क्या है? ठीक है, तो प्रूफ है सबसे पहला चेंज इन कलर। उसका कलर चेंज होएगा। आप एग्जांपल ले लो मैंगो का। मैंगो जब कच्चा होता है तो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। जब पक जाता है उसका कलर क्या होता है? येलो होता है। अब आपको समझ में आएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अब है, जहाँ भी आपको कलर चेंज मिले वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। चेंजिंग इन ऑर्डर एंड टेस्ट, यानी कि स्मेल और टेस्ट में चेंज होना। फिर से मैंगो का एग्जांपल ले लो। ठीक है, कच्चा मैंगो और पक्का मैंगो में टेस्ट का कितना फ़र्क होता है? ठीक है, कच्चा मैंगो सॉर होता है, खट्टा होता है, और पक्का मैंगो स्वीट होता है, मीठा होता है। उसकी स्मेल में भी वो हो जाती है। स्मेल का एक और ले सकते हैं हम, जैसे आपकी गटर वगैरह देखते हो आप गलियों में, वहाँ पर इतनी सारी स्मेल होती है, वहाँ पर मीथेन बन रही होती है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो सीवेज वर्कर्स होते हैं, उसको साफ़ करने वाले होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उस मीथेन गैस की वजह से।
आगे है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सो इसमें भी हम गैस तो उसी गटर वाले उससे ले सकते हैं, वहाँ पे गैस निकलती है, इस वजह से मीथेन गैस, जिसकी स्मेल से इंसान मर जाता है। ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है तो वहाँ से गैस भी निकलती है। जैसे कि आप इंडस्ट्रीज़ में देखते हो इतनी सारी गैसेस निकलती हैं बिकॉज वहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है, गैस निकलती है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग होती है। कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो उसमें धुआं निकलता है, और जब आप चीज़ को जलाते हो तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, और जो नई चीज़ बन रही होती है वो होती है ऐश। ओके, अब है चेंजिंग टेम्परेचर एंड और स्टेट। जब स्टेट चेंज हो रही होती है और टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तब भी आपका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है, बिकॉज बर्निंग में टेम्परेचर का भी होता है। आप टेस्ट ट्यूब में इतने सारे रिएक्शंस करते हो तो वहाँ पे भी आपकी टेस्ट ट्यूब कभी कभार गर्म हो जाती है। ओके, सो ये कुछ क्लूज़ थे जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है। अब आते हैं आपके टाइप्स। सबसे पहला पेन ले लेते हैं ना, कौन सा लें, ग्रीन। ओके, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ मिल रही होती है, बस इस रिएक्शन में भी वही होता है, कोई दो चीज़ मिल रही होती है। जैसे कि आप फर्स्ट जो चीज़ है वो ले लो सी, यानी कि कार्बन, दूसरी है O2, मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2, एक नया सब्सटेंस। ठीक है, तो जहाँ पर भी दो चीज़ें नई चीज़ बनाती हैं और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होती है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल ही केमिकल रिएक्शन की तरह है, तो हम पढ़ तो केमिकल रिएक्शन ही रहे हैं ना, तो पहला टाइप तो वही आ गया। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ओके, कोई दो चीज़ें जैसे कि Mg और O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है ये। ठीक है, व्हेन अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल। तो आई थिंक अभी ये नहीं पढ़ाऊँगी मैं, अभी इसका जो उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा बताते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का उल्टा ढूंढते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन का उल्टा। ओके, तो इतनी सारी खिचड़ी दिख रही है पर ये इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लग रहा है। कैसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक चीज़ दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे कि आप 2H2O दिखते हैं, वो H2 और O2 में डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब इनकी क्लासिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर कैसे की गई है। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। कैसे, अब हमने बताया था दो चीज़ें क्या होती हैं, एक चीज़ दो भागों में डिवाइड होती है। अब वो किसी एनर्जी की वजह से हो रही होगी, अगर वो हीट की मदद से हो रही होती है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नहीं, सॉरी, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दो भागों में डिवाइड हो रही होती है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लूँ, अगर वो हीट की वजह से हो रही होती है, ओके, अगर वो दो भागों में डिवाइड हीट की मदद से हो रही होती है तो यहाँ पर देखो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, अगर वो लाइट की वजह से, किसी भी लाइट की वजह से, सनलाइट ले लो, कोई सी मतलब लाइट की वजह से अलग हो रहे होते हैं दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दो भागों में डिवाइड हो रहा होता है लाइट या फिर सनलाइट की वजह से, तो इसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप इनकी रिएक्शन भी देख लीजिए। तो कुछ नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज़ दो चीज़ों में डिवाइड हो रही होती है, अगर वो हीट की मदद से होए तो थर्मोलाइटिक, अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होए तो इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर लाइट की वजह से मदद से होए तो फोटोलाइटिक। सिंपल सी बात थी, इतनी सारी खिचड़ी थी, उन ये डेफिनेशंस ही आप इसे देख लीजिए। अब डिकम्पोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, बेचारा डिस्प्लेसमेंट को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, बट ईजी है ये। व्हेन अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया था एक बार में पढ़ने में। होता क्या है, ये काट दो। ठीक है, अब ये ले लो, कमज़ोर आदमी है एक और एक मोटा आदमी है। ओके,
कमज़ोर आदमी का घर है उसके पास, ठीक है, बट वो कमज़ोर है, तो इसने मोटे आदमी ने क्या किया, कमज़ोर आदमी के घर पे गया, रहने लग गया और कमज़ोर आदमी को बाहर निकाल दिया। पहले क्या था, तो मैं पतला कर लेते ना अपना स्केच पेन। ओके, तो पहले कमज़ोर आदमी था, अपने घर में रहता था, और मोटा आदमी था, बाहर था, प्लस, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, मोटा आदमी घर में रहने लगा और कमज़ोर आदमी को बाहर निकाल दिया गया। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। व्हेन अ मोर एक्टिव मेटल यानी कि मोटा आदमी डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल यानी कि पतला आदमी फ्रॉम इट्स सॉल्ट यानी कि उसी के घर से निकाल दिया गया हो, तो इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई मोटा आदमी कमज़ोर आदमी को उसी घर से निकाल दे, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट देन इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? अब इसी को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की प्रयास करेंगे। है क्या, CuSO4 + Zn। Cu एक कमज़ोर आदमी है, अपने घर में यानी कि SO4 में रहता है। Zn एक मोटा आदमी है, ठीक है। तो Zn ने क्या किया, SO4 यानी कि Cu के घर में रहने लग गया और Cu को अलग कर दिया। इतना सा था रिएक्शन, तो आपको आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। जब एक कमज़ोर आदमी अपने घर में रह रहा नहीं, जब एक मोटा आदमी कमज़ोर आदमी को उसी के घर से निकाल दे, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इतनी मेहनत के बाद में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो डबल काट दो, डबल काट देते तो डिस्प्लेसमेंट बचता है, बट इसमें क्या होता है, दो दो चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। जैसे कि आप समझो, एग्जाम्पल काट दो, ओके, और पेन कर लेते हैं हमारा दुबला पतला। ओके, दो दोस्त हैं, खुशी और मुस्कान। दूसरी दोस्त हैं अंकिता और सिमर। ओके, अब खुशी चली गई अंकिता के पास और मुस्कान चली गई सिमर के पास। तो फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। बना क्या, खुशी अंकिता प्लस मुस्कान सिमर। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। पहले क्या थी, खुशी मुस्कान प्लस अंकिता सिमर, ठीक है। बाद में क्या हो गई, खुशी चली गई अंकिता के पास, मुस्कान चली गई सिमर के पास, तो हो गया खुशी अंकिता प्लस मुस्कान सिमर। ओके, अब अगर ऊपर एग्जाम्पल की तरफ नज़र डाल के देखें तो क्या होता है, Na2SO4 + BaCl2। अब Na चला गया Cl के पास, क्लोरीन के पास, सोडियम चला गया क्लोरीन के पास, और बेरियम चला गया SO4 के पास, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। अ रिएक्शन, एक रिएक्शन इन विच न्यू कंपोनेंट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन अ कंपाउंड, ठीक है। एक रिएक्शन जिसके अंदर नया नया कंपोनेंट बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लो, नए नए कंपोनेंट बन रहे हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स। ये हमारे जितने भी दिख रहे हैं ना, Na SO4 BaCl2, ये जितने भी दिख रहे हैं ये आयन है, और इनके एक्सचेंज जब ये होते हैं, दो कंपाउंड है, BaCl2 एक कंपाउंड है ये, और एक कंपाउंड है, इसके अंदर Ba और Cl है, ये आयन्स है। जब ये एक दूसरे से एक्सचेंज मार लेते हैं तो ये नए नए कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे फ्रेंड वाले एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद रखें, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपोनेंट फॉर्म, यहाँ पर देखो नए कंपोनेंट बन रहे हैं जब इनके फ्रेंड्स ने अदला बदली कर ली, Na ने Cl के साथ कर ली और SO4 ने Ba के साथ कर ली, ठीक है। बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ये आयन कौन है, Na SO4 एंड BaCl, ठीक है।
ये आयंस की एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज हो रही हो और वो नया कंपोनेंट बनाए तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ओके, अगला जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट नाम की भला क्या चीज़ है। ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है इट इज़ अ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना हो, जैसे कि आपकी सैंड। बट सैंड तो मैंने एक ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है, नॉट सैंड। ठीक है, ये एक वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेट क्या होता है, बनता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बने उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट में कभी भी कंफ्यूज ना हो जाए, और क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी 2 मार्क्स का कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिंक है। तो अगर हम देखें तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कर लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर लिया। अब हम करेंगे अगला रिएक्शन जो कि हमारा लास्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ग्रीन स्केच पेन मेरा फेवरेट है तो यही ले लेते हैं। अब हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जो रिडॉक्स वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, जब जो ऑक्सीजन है उसका लॉस हो रहा होता है तो इसे रिडक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसके आपके नाम को भी पता, इसके नाम से भी आपको पता चलेगा। अब दूसरे बेसिस पे भी हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को देखते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं किसी भी नॉन मेटल को, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन उसको भी कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे होता है मेटल्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ मेटल्स ही करते हैं और गेन नॉन मेटल ही करते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ नॉन मेटल्स में हमेशा माइनस होती है, वैलेंसी माइनस में होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और मेटल्स में हमेशा प्लस में होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा माइनस साइन के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 बेसिस पे थी। सबसे पहले रिडक्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं, और ऑक्सीडेशन में जब O2 गेन हो रही होती है और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे होते हैं, इसे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती हैं। तो मैं ले लेती हूँ ब्लैक पेन। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CuO प्लस H2 जो कि आपको देते हैं Cu प्लस H2O। ओके, तो सही से नहीं लिखा गया, दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दी है, तो CuO प्लस H2 के Cu प्लस H2O। तो बेचारे Cu के साथ हो क्या रहा है, बेचारे की O छीन जा रही है और H2 के पास चली जा रही है ना। तो अब हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो Cu के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो ये इस वाले केस में रिडक्शन, ओके रिडक्शन हो रही है। ओह, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है फ्रेंड्स,
सो दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिखते हैं। चलो, तो मैंने दोबारा लिख दिया। अब Cu के साथ क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन चली जा रही है, उसकी CuO के जो है वो चली जा रही है, ऐसे लिखते हैं इसको हमेशा। ओहो, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, यहाँ पर O भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर CuO के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, बिकॉज इसकी ऑक्सीजन क्या हो रही है, ख़त्म हो जा रही है। यहाँ पर देखो ना, तो जब ऑक्सीजन चली जाती है किसी चीज़ के पास से, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और H2 के साथ क्या हो रहा है, आप इधर देखो ना, H2 को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जहाँ ऑक्सीजन गेन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो ये एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, इसे आप याद कर लीजिए। तो आप अब मुझे बताएंगे कि 1 में क्या हो रहा है और 2 में क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि 1 में क्या हो रहा है और 2 में क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ 1 में क्या हो रहा है। 1 में क्या हो रहा है, तो आप देखते हैं, अगर सी के साथ क्या हो रहा है, सी को ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ऑक्सीजन मिल रहा होता है तब उसे होता है, वहाँ होता है ऑक्सीडेशन। ओके, और दूसरे केस में हम देखते हैं ZnO के साथ क्या हो रहा है, और उसकी ऑक्सीजन चली जा रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन चली जा रही है। जब ऑक्सीजन किसी के पास से रिड्यूस हो जाती है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, तो ये आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में दोनों हो रही होती है उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है जो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं हम इतने देर से, उनके टाइप्स, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन हीट के बेसिस पे भी होते हैं, और ये दो होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, किसी रिएक्शन के मतलब कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या एक्सोथर्मिक है, थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जब वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ हीट भी निकलती है। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलती हो तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। नाम से देखो ना, एक्सो। सो ये हो गया है कबाड़ा, ठीक है। अब दूसरा है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक इसी का अपोजिट हो रहा होता है, जिसमें जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इसमें देखो ना, हीट रिएक्शन के टाइम एब्जॉर्ब हो रही होती है, रिएक्शन के यहाँ पर रिएक्शन के बाद हीट निकलती है, और किसी में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिएगा। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है और एंडोथर्मिक में इनटेक की जाती है, हीट की एब्जॉर्ब की होती है हीट। तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ख़त्म होती हैं एंड आती है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग होता क्या, यहाँ पर अगर आप देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, an equation in which the number of reactant and product, an equation in which equal number of atom of each element in both the reactant and product is called balanced equation। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है, उनमें जो एटम है हर एक एलिमेंट की बराबर हों, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, जब हम इसे बैलेंस बनाते हैं तो इसे बैलेंसिंग कहते हैं। जैसे कि मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, ठीक है।
तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है एक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हमें पता करना है कि ये बैलेंस है नहीं। पता कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो आपका रिएक्टेंट वाली साइड होती है और ये होती है प्रोडक्ट वाली साइड, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट्स में हम देखते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। अब रिएक्टेंट में कितने कितने रिएक्टेंट है हर एक एलिमेंट की। अब Mg एक एलिमेंट उठा लेते हैं, इसमें देखते हैं। हमें Mg पता चल रहा है 1, ठीक है। O देखते हैं, O है 2, ऑक्सीजन 2 है। अब इधर देखते हैं प्रोडक्ट में Mg 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस का मतलब ये होता है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम हो हर एक एलिमेंट में, बट यहाँ ऑक्सीजन में तो नहीं है। तो हम इसे कैसे करेंगे? अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 2, तो हमारी इक्वेशन में क्या होगा? Mg और O, यहाँ पर Mg भी 2 हो जाएगा। अब इसका हम इसको कैसे समझेंगे? अभी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक जो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एक बॉक्स खींच देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम बॉक्स के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बॉक्स के बाहर लगा सकते हैं। और जो चीज़ हम बॉक्स के बाहर लगाएंगे ना, वो अंदर वाली सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कैसे? अगर मैं बॉक्स अब O के बाहर मैं 3 लगा दूँ तो अंदर वाली सारी चीज़ों से होगा, यानी कि 3 2 जा, अब ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ लगा दूँ 2, तो Mg कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। और अगर हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन थी Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर मैं बॉक्स खींचने के बाद यहाँ पर 2 लगा दूँ और बॉक्स खींचने के बाद Mg पर 2 लगा दूँ, तो अगर आप देखेंगे आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। कैसे? यहाँ पर अगर Mg देखें, ये भी 2 है, ऑक्सीजन देखो ये भी, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा इस साइड रिएक्टेंट वाली साइड Mg2 है, इधर ऑक्सीजन भी 2 है, और इधर अंदर वाली सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो Mg भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ऐसे हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। हमेशा बॉक्स वाला मेथड अप्लाई करिए। पहले सारे रिएक्टेंट्स के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर बॉक्स लगा दीजिए, और अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, उसके बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ बाहर लगेगी वो अंदर वाली सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई होगी। बस ये रूल याद रख के आप अपनी बैलेंसिंग करिए। और इसके आपको और भी हार्ड एग्जाम्पल मिलेंगे आपके बुक में, जिन्हें आप अपने टीचर्स की मदद से और कुछ गूगल की मदद से सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, ये क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। तो कोरोजन इज़ डिफाइंड एज process in which metal with atmospheric moisture and chemical resulting in formation of rust. Following example of rust or corrosion that take place in on iron.